नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 10 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभी हाल फिलहाल में आपकी गवर्नमेंट जो है वो बदलाव लाना चाहती है। अब इसके लिए आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है, जिसमें टोटल 31 मेंबर्स रहेंगे। इसको चेयर कर रहे हैं आपके राजेंद्र अग्रवाल, जो कि इस पूरे बिल को एनालाइज करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज और इसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में। अब जेपीसी के बारे में आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ऑल टुगेदर यहाँ पर 31 मेंबर्स रहेंगे जो कि इस बिल को पूरी तरह से समीक्षा करेंगे। यहाँ पर कभी भी मिनिस्टर्स आपके मेंबर नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब लेट अस कम टू द पॉइंट, जहां पर हम एक एक करके 1980 के एक्ट के बारे में जानते हैं और फिर इसकी समस्या को समझते हैं और फिर जानते हैं क्या क्या चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट और उससे क्या हमें प्रॉब्लम है। पहली चीज तो यहाँ पर किसी भी तरह के फॉरेस्ट को क्लासिफाई नहीं किया गया है। फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन के लिए 1927 का आपका एक्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब यहां करा क्या गया, यहां पर आपको सभी तरह के जो भी फॉरेस्ट हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हो चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आते हो, उन सभी को आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। मतलब अगर आपको ये फॉरेस्ट डिवर्ट करने नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कहीं और इसे इस्तेमाल करना है, तो उस समय यहां पर मुझे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी आपकी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से, जिसको हेड करते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहां आपको याद रखना है कि ये जो आपका एक्ट है, बेसिकली जो आपके फॉरेस्ट है उसकी कंजर्वेशन और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये आपका एक्ट आया था। इस एक्ट को पहले भी 2 बार अमेंड किया गया है, एक 1988 में और अभी रिसेंटली 2010 में। 2010 में जब इसे अमेंड किया गया था तो इसमें जो एनजीटी है उसको पावर दी गई थी कि अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है कि भाई सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है आपके फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, तो वो यहां पर एनजीटी के पास आकर कंप्लेंट कर सकता है। अब 2019 से पहले तक ये जो आपका एक्ट है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया पे इंप्लीमेंट नहीं होता था। जब धारा 370 वहां से हटी, उसके बाद से सभी जो भारतीय कानून है वहां पर एप्लीकेबल होने लगे, तो उसके बाद ये एक्ट यहां पर एप्लीकेबल हुआ है। अब यहां समझ लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है हमारे को। देखिए, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर हम डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट करें, बट आने वाले समय में हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम भारत का 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट के अंडर ला सकें। अब प्रॉब्लम यह कि अगर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा तो जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो कहां पर सेटअप होंगी, क्योंकि फार्मर्स लैंड नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी अपनी जगह चाहिए उन्हें खुद की। एंड इवन जो फॉरेस्ट एरिया है वो आप डिवर्ट कर नहीं सकते अनलेस आपके पास कहीं और रिप्लेसमेंट ना हो। तो यहां पर एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इस एक्ट को चेंज किया जा रहा है। उसके अलावा कई एरियाज हैं, जैसे आप बॉर्डर एरिया की बात करें, बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी पर्सनल्स को बहुत ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाहे हम रेलवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इन दैट केस ये अप्रूवल लेना काफी मुश्किल रहता है। तो यहां पर वो भी कोशिश की जा रही है कि कैसे उनके लिए जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। तो यहां पर इन शॉर्ट इन 2 रीजंस की वजह से ये आपके बिल में कुछ चेंजेस लेके आए थे। अब इशू यहां पर क्या है, देखिए यहां पर एक चीज कह दी गई कि जो भी आपके जोग्राफिकल सेंसिटिव एरियाज हैं जो कि 100 किलोमीटर के अंदर आते हैं आपके बॉर्डर एरिया के या एलओसी के, वहां पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो उसके लिए क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए, ये बहुत जेन्युइन सी टर्म है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत जनरलाइज टर्म है, जोग्राफिकली सेंसिटिव एरिया। अब इसकी कोई डेफिनेशन यहां पर नहीं दी गई है, तो ये एक समस्या है। और 100 किलोमीटर एरिया बहुत वास्ट होता है, तो यहां पर क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एरिया को इसमें कैप्चर कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर किसी भी तरह का हाईवे प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली चमोली में भी हमने कुछ हादसे देखे हैं। आप चाहे चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें, वहां पर भी हमने रिसेंटली प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। तो हमें यहां पर डेवलपमेंट और आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंदर एक कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो यहां पर पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि भाई आपके सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक केस हुआ था, दैट इज गोदावरम केस। इसमें कहा था कि भाई आपके जो भी जिस तरह के भी फॉरेस्ट एक्ट है हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वो रिकॉर्ड में है या नहीं है, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो चाहे ना हो, आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट यहां पर अब गवर्नमेंट इस चीज को डिल्यूट करने वाली है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में है हम सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे, हर एक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अब तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि जो आपके डीम्ड फॉरेस्ट है जो कि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं मेंशन नहीं है, अब गवर्नमेंट वहां पर टूरिज्म वगैरह जैसी प्रैक्टिसेस के लिए प्रमोशन कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है,
जो हम डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहते हैं उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है। तो यहाँ पर यह भी एक मेजर प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये रही है कि जो आपके एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग है, जो कि खासकर ऑयल और गैस के लिए की जाती है, उसको इसके एम्बिट से बाहर रखा गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, भारत में पहले ही बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो इसके लिए भी किसी तरह का क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस इंडिया में कुछ भी ऐसे एक्सप्लोरेशन की जाती है। तो साथ के साथ जो प्राइवेट लैंड है वहां पर कंस्ट्रक्शन कुछ हद तक अलाउ की गई है, तो यहाँ से भी आपका लॉ जो है काफ़ी डिल्यूट हो जाता है। और रेलवेज को भी कुछ कंसेशन दी गए हैं। तो यहाँ ओवरऑल बात की जाए तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस चीज़ से परेशान है कि हम अब प्रॉपर कहाँ से कंजर्व कर पाएंगे इन फॉरेस्ट को। जब पहले लॉ हुआ करते थे तब भी हम इसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे। अब जब ये लॉ डिल्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक आपका फ्लैगशिप मिशन था जहां पर हम इंटीग्रेट करना चाहते थे कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा। ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। इसमें हम 2 ऑब्जेक्टिव लेके चले थे। पहला, हम गंगा के अंदर से पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, मतलब गंगा जितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो रखी थी हम उसे साफ करना चाहते थे, और साथ के साथ हम नेशनल रिवर जो हमारी गंगा है इसे रिजनरेट करना चाहते थे, इसे और ज़्यादा स्वच्छ बनाना चाहते थे। तो ये आपका स्कीम, ये आपकी जो प्रोग्राम है इसे स्टार्ट किया गया 2014 में। अभी हाल फिलहाल के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट कर रही है आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब यहाँ आपको याद रखना है, इसको भी इंप्लीमेंट कर रही है जो आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको भी इंप्लीमेंट कर रही है आपकी नेशनल गंगा काउंसिल, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। अब अगर इस काउंसिल के बारे में बात करें तो इसको काम क्या दिया गया है? इसको काम बहुत सिंपल से दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए गंगा के आसपास बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं मिल रहे, तो जो भी आपके ट्रीटमेंट प्लांट पहले के हैं उसे वापस से ठीक किया जाए, और अगर नहीं है तो उसमें उस एरिया में और ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए, मतलब उस चीज़ को बूस्ट करने का काम इन्हें है। अब यहाँ इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन करने की बात की गई है गंगा के, ताकि यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को हम प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सकें और रीजनरेट कर सके जो भी इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी गंगा में मिल रही है उसको, एंड हम यहाँ पर अलाउ कर सके पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये सभी आपके जो मेजर कंपोनेंट हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2014 में इसके साथ एक और इंस्टीट्यूशन जुड़ा था, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है, और ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है आपके जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए इन दोनों ने मिलकर, यानी ये जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसने, प्लस ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर टर्टल्स को ब्रीड करना स्टार्ट किया गंगा एरिया में। खासकर इसमें क्या किया गया था कि जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, वहां पर से अंडे लाए जाते थे इन टर्टल्स के, एंड स्पेशली जब ये हैच हो जाते थे जब, तो वापस से इन्हें री इंट्रोड्यूस किया जाता था गंगा के अंदर। अब इससे फायदा क्या है? देखिए ये टर्टल आपकी रिवर को क्लीन करते हैं। जैसे कोई भी सड़ी गली लाश है, डेड बॉडी है या हाफ बर्न्ड बॉडी है, इसको ये खाते हैं। पहली चीज, जो भी फूल वगैरह अर्पित किए जाते हैं गंगा में उसको ये खाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर के डिके के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल उस पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हुई थी। मतलब ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उनकी जो नंबर्स है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए फूड नहीं बचेगा। फूड नहीं बचेगा तो बट ऑब्वियस है वो वहाँ पर ज़्यादा नंबर में आपके ग्रो नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपकी रिवर क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा जो फीकल कॉलीफॉर्म है इसको भी ये डिकम्पोज कर देते हैं, जो जैसे सीवेज वेस्ट है आपके उसको भी ये डिकम्पोज करते हैं, और साथ के साथ ऑक्सीजन जो आपकी डिजॉल्व है पानी के अंदर इसको भी ये इंप्रूव करते हैं। तो दैट्स वाई ये टर्टल की जो प्रजातियाँ यहाँ पर इन टोटल 27 से ज़्यादा आपको प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर रिवर कंजर्वेशन, स्पेशली जब हम बात करते हैं गंगा की। तो यहाँ पर आपको आज इतना ही जानना था। एक काम करते हैं, आप आज के लेक्चर में मुझे बताइए कि गंगा की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। कल हम एक बार मैप लेके गंगा रिवर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोलिजियम सिस्टम के बारे में, जो कि अभी रिकंसिडर कर रहा है मध्य प्रदेश के एक हाईकोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को लेके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कोलिजियम सिस्टम भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, तो जवाब है नहीं। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली आपकी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही निकल के आया है।
देखिए, आज तक आपके 4 जजेस केस हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट जजेस केस आपका 1981 में हुआ था। अब इससे पहले आपके आर्टिकल 124 के अंडर एक प्रावधान था कि जब भी आप किसी जज की अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेनी होगी। तो यहाँ पर 1981 के इस केस में कहा जाता है कि भाई अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ वैलिड रीजंस हैं और ये जो रिकमेंडेशन दी गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो उसे नकारना चाहते हैं, तो उस केस में वो नकार सकते हैं इसे। मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की ज़्यादा से थी 1981 की इस जजमेंट से पहले भी और कुछ साल बाद तक भी। अब इसके 12 साल बाद आता है सेकंड जज केस, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई कंसल्टेशन नहीं, यहाँ पर तो आपको माननी पड़ेगी सीजीआई की बात, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो यहाँ कहा जाता है कि भाई एक सीजीआई प्लस दो सीनियर मोस्ट जजेस ये आपको बताएंगे कि किस जज को आपको अपॉइंट करना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी कोलिजियम सिस्टम की 1993 से। इसके बाद इस बॉडी को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाता है और कहा जाता है कि भाई एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं ये मिलके आपके कोलिजियम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये था आपका थर्ड जजेस केस 1998 का। इसके बाद 2014-15 में भी आपका एक केस आता है एनजैक को लेके, उसे कहा जाता है फोर्थ जजेस केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जहां पर जुडिशरी के पास से ये जो पावर है अपॉइंटमेंट की, ये छीन कर एक बॉडी कंस्टिट्यूट करके उसके पास दे दी गई थी। अब देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भारतीय संविधान में आपका आर्टिकल 124 इसके बारे में बात करता है। इसका क्लॉज 2 और 3 इससे डील करता है, जहां पर 3 में कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि किस पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। तो पहली चीज तो यहाँ पर यह बताई गई है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और इसके अलावा ये कहा गया है कि भाई एटलीस्ट 5 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के तौर पे, चाहे वो एक कोर्ट में हो, चाहे 2 कोर्ट में हो, चाहे 3 में हो। मतलब आप मान के चलें कि हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल 5 साल का। इसके अलावा वो पर्सन एडवोकेट भी हो सकता है हाई कोर्ट का, बट उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस केस पे। चाहे वो एक कोर्ट में कर रहा हो काम, चाहे 2 में कर रहा हो, 3 में कर रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस यहां भी चाहिए। तीसरी चीज यहां पर कही गई है कि भाई अगर वो पर्सन प्रेसिडेंट की नजर में एक ऐसा इंसान है जिसे लॉ की बहुत गहन समझ है, तो उस केस में भी उसे जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहां पर ये 3 कंडीशन ही मेंशन्ड है। मतलब कोई यहां पर मैरिट सिस्टम का आपका चीज है ही नहीं, मतलब बहुत वेग तरह से ये चीजें डिफाइन करी गई हैं। अब यहां इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ कंसर्न्स हैं हमारे कोलिजियम सिस्टम को लेके। पहला कंसर्न तो ये है कि भारतीय रूल ऑफ लॉ जो फॉलो करते हैं हम, यानी भारतीय संविधान, इसमें कहीं भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं देखते कोलिजियम सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं ये जो कोलिजियम सिस्टम है रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। दूसरी चीज, यहां पर आपने जजेस के केसेस को देखा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ही केस है और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई करे, तो यहां पर यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि भी कोई भी इंसान अपने खुद के केस का खुद जज नहीं हो सकता। तो ये दूसरी चीज देखने को मिलती है। अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे, बॉलीवुड के बाद दूसरी जगह जहां पर आपको सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म देखने को मिलती है वो जुडिशियल सिस्टम ही है। आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि जजेस के बेटे, भतीजे, भांजे यही जज बनते हैं। अब चौथी चीज यहां पर यह आती है कि हम हर जगह मेरिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब यहां पर जजशिप के लिए कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई मेरिट सिस्टम नहीं है। किस बेसिस पे किस पर्सन को यहां पर अपॉइंट किया जाता है एज अ जज, इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम की जो भी आपकी मीटिंग की डिटेल्स होती हैं उन्हें कभी भी नोट डाउन नहीं किया जाता है। तो यहां से अगला पॉइंट आपका जन्म लेता है, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जहां पर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के खुद अपॉइंटमेंट के सिस्टम में, जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर यह प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है। लास्ट में यहां पर आपको याद रखना है कि चेक एंड बैलेंसेस का जो हमारा प्रिंसिपल है, जहां पर यह कहा जाता है कि भाई आपके 3 पॉलिटिकल विंग्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर एक तरह का चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो यहां पर जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरह का चेक एंड बैलेंसेस क्यों नहीं है। अब टेन्योर की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका टेन्योर रहता है 65 ईयर ऑफ एज, और यहां पर अगर उन्हें रिजाइन करना हो तो रिजाइन करते हुए वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं। उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा और चार्ज की जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी भी तरह के डिस्कशन नहीं हो सकती हाउस के अंदर।
अब अगर रिमूवल की बात की जाए तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 2/3 मेंबर्स जो आपके प्रेसिडेंट वोटिंग है, अगर वो यहाँ पर वोट करते हैं इस डिसीजन को कि भी हमें रिमूव करना है किसी जज को, तभी उस जज को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। और इसके लिए 2 ग्राउंड बताए गए हैं, दैट इज मिसबिहेवियर एंड प्रूव्ड इनकैपेसिटी। मतलब अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव होती हैं तो ही इस बेसिस पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में इलेक्शन हुए, तो एक बार इसका मैप देख लेते हैं, न्यूज़ में था तो। देखिए, उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में आ जाता है आपका कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पास ये जो एरिया आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, ये है एरल सी। उज्बेकिस्तान आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके साउथ में आ जाता है तुर्कमेनिस्तान। अगर बात की जाए इसके ईस्टर्न बॉर्डर की, तो यहाँ पर आप किर्गिस्तान देख सकते हैं, तजाकिस्तान देख सकते हैं, और नीचे की तरफ ये आपका अफगानिस्तान है। मतलब बहुत छोटा सा बॉर्डर ये अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। अब यहाँ एक सवाल है आप सभी के लिए। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरा एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगली जो ब्रिक्स समिट है वो होने वाली है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो ब्रिक है, ब्रिक जो टर्म है ये दी गई थी जिम ओनेल के द्वारा 2001 में। इसके बाद इनकी फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट होती है 2016 में, और 2010 में इसे ज्वाइन करता है आपका साउथ अफ्रीका, जिसके बाद ये आपके ब्रिक्स नेशन बन जाते हैं। मतलब इनिशियली 4 देश थे जिन्होंने मीटिंग स्टार्ट की थी 2006 में, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में आपका साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है। अब 2014 में ये अपना खुद का बैंक बनाते हैं। फॉर्जिला में जो आपकी समिट हुई थी ब्राज़ील में, वहाँ से न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत होती है, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा आपका शंघाई। इसके साथ साथ आपको याद रखना है 2014 में ही कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी स्टार्ट किया गया था। अब ये क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं किसी इकॉनमी में। जैसे मान लीजिए ये 5 कंट्रीज हैं, इनमें से किसी एक में आ गया। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ब्राज़ील में ही आ गया। अब ब्राज़ील की हेल्प के लिए बाकी सभी कंट्रीज कुछ आपका फॉरेन एक्सचेंज इनको प्रोवाइड करेंगे, मतलब डॉलर्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसको इनको रिटर्न करना होगा ब्राज़ील को आफ्टर सम टाइम। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको रिटर्न करना है, बट येस, इन्होंने ये कोशिश की है कि भाई वर्ल्ड बैंक और IMF के पास लोग लोन लेने जाते हैं, वो प्रेशर जो होता है ना कि भाई उनकी टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो टर्म एंड कंडीशन का प्रेशर हम यहाँ पर कम करना चाहते हैं। अगर इन टोटल बात की जाए ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, तो 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 5 कंट्रीज आपकी बहुत तेजी से इमर्जिंग कंट्रीज थी, जिसकी वजह से अलग से ये टर्म यूज़ की गई। अब इन्होंने हाल फिलहाल में ये भी बात की है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है, जिसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है, ये उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं, ताकि ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगती रहती ना, जैसे आप ईरान के केस में देखते हो, अभी रशिया के केस में देखते हो, तो उन्हें इस सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव हम डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा फोकस ये भी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है साइंस एंड टेक में, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में। तो यहाँ पर हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में भी जान लेंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में भी जान लेंगे, ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये 3 लॉन्च व्हीकल्स हम जनरली यूज़ करते हैं। कई बार ये जो आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसको GSLV भी बोला जाता है, यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भी। तो एक ही नाम है। आपको पता है कि गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली आदत रही है कि नाम बदलती रहती है चीज़ों के, तो सेम यहाँ पर भी इसका भी नाम बदला गया है। अब ये जो आपका लॉन्च व्हीकल है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में हम यूज़ करते हैं सॉलिड फ्यूल, जिसको हम कहते हैं S200 बूस्टर स्ट्रैप। अब इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीबुडीन। ये आपका पहला फ्यूल है, जिससे हम आपका थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो इनिशियल बूस्ट चाहिए होता है, हैवी बूस्ट चाहिए होता है आपके लॉन्च व्हीकल को, वो हम प्रोवाइड कर सकें। अब इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि इसको एक बार इग्नाइट करने के बाद आप स्टॉप नहीं कर सकते, ये पूरा ही आपका कंज्यूम होगा। फिर दूसरी स्टेज आती है आपके लिक्विड इंजन की, जिसे हम विकास के नाम से जानते हैं, और ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया विकास इंजन। अब यहाँ आप यूज़ करते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इसी के लिए तीसरी स्टेज डेवलप की गई, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन। इसमें आप लिक्विफाइड करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब देखिए, फ्यूल आपका लिक्विड स्टेट में है, बट जो स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है, दैट इज एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तो इसी वजह से इसे कहा गया है क्रायोजेनिक इंजन। अब ये किस किस सैटेलाइट को कहाँ तक छोड़ सकता है,
तो आपको याद रखना है कि 10 टन तक की सैटेलाइट को ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकते हैं, यानी 160 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक ये आपकी स्प्रेड होती है। इसके बाद जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में ये 4 टन तक की सैटेलाइट को भेज सकता है। अब इसका मतलब ये है कि आप 35,786 किलोमीटर तक की हाइट पे 4 टन तक के सामान को यहाँ पर पहुँचा सकते हो। अब ऐसे ही आपका एक लॉन्च व्हीकल है, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे 1994 में हमने डेवलप किया था। ये उस समय का हैवी लॉन्च व्हीकल था। अब इसमें टोटल आपकी 4 स्टेजेस हैं, जिसमें 2 आपकी सॉलिड है, दैट इज फर्स्ट, और आपकी थर्ड स्टेज, इसमें सॉलिड फ्यूल को यूज़ किया जाता है, एंड सेकंड और फोर्थ में आपका यूज़ किया जाता है लिक्विड को। इन टोटल अगर बात की जाए तो इसका एक एक्सेल वेरिएंट भी है। वैसे तो आपको नाम से पता लग रहा है कि ये पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही है, मतलब 160 से लेके 1000 किलोमीटर तक की सैटेलाइट्स को ही ये लॉन्च कर सकता है, जहां पर ये 4 टन तक के वेट को उठा सकता था। बट इसका एक्सेल वर्जन है, जिसमें हम एक्स्ट्रा बूस्ट ऑन स्टैपर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम जियो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 2 टन की सैटेलाइट को पहुंचा सकते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भी इसका एक वेरिएंट है एक्सेल, एक स्टैंड अलोन होता है, एक एक्सेल होता है। तो एक्सेल में हम जियो अर्थ ऑर्बिट तक सामान को पहुंचा सकते हैं। अब लास्ट जो है आपका, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसे क्यों डिज़ाइन किया गया? देखिए, छोटी छोटी सैटेलाइट्स बहुत सी हम लॉन्च करते हैं, जैसे फ्रांस के लिए कर देंगे, यूएसए के लिए कर देंगे, मैक्सिको के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए हम लॉन्च करते रहते हैं। अब पीएसएलवी जीएसएलवी को बनाने का जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसको रिप्लेस किया एसएसएलवी से, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जिसे बनाने में हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में ये आपका रॉकेट लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 सॉलिड स्टेज हैं। एक आपका लास्ट जो है, दैट इज वेलोसिटी ट्रिम मॉड्यूल, इसमें हम लिक्विड फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट 500 किलो की सैटेलाइट को आप 500 किलोमीटर तक की हाइट में इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो दीज आर द 3 वेरिएंट्स अभी हम जो करंटली यूज कर रहे हैं अपने स्पेस सेगमेंट में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, जो कि न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि साउथ कोरिया ने काफ़ी चिंता जताई है कि जो फुकुशिमा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो जापान में लोकेटेड है, इससे कुछ हार्मफुल वाटर जो रेडियो एक्टिव रहेगा उसको रिलीज़ किया गया है, और जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसे अक्सर एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। अब इसे इस्टेब्लिश करने के पीछे कारण ये था कि हमें ये डर लगने लगा था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका मिसयूज हो सकता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि हम सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है, और ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंक्रीज करना चाहता है न्यूक्लियर फील्ड में, जहां पर मिलिट्री यूज की बात नहीं की जा रही है, जहां पर पीसफुल यूज, यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें किस तरह से यूज किया जा सकता है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को, इसके ऊपर इनका फोकस रहता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है आज के कमेंट सेक्शन में। देखिए, आप बहुत कम लोग हैं जो सवाल का जवाब देते हैं, पर जो देते हैं मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है। सवाल ये है कि कौन से ईयर में इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था। सवाल एक बार फिर से, नोबेल पीस प्राइज इन्हें कौन से ईयर में मिला था, आपको मुझे ये बताना है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, क्या है ये। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी विदेशी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, मतलब उसके जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं उसके अंदर निवेश कर रहे हैं, बट आप कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते। आप चाहते हैं कि आप फ्रीली कहीं भी घूमें, आपने निवेश कर दिया है, कंपनी खुद को अपने आप से मैनेज करे, आपको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना है, आप सिर्फ उसमें निवेश करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। खासकर ये वो लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो रेडिली $1 मिलियन $2 मिलियन ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में इंडियन मार्केट को लेके इनकी बुलिश अप्रोच देखने को मिल रही है। मतलब इन्हें ये लगता है कि भारतीय मार्केट अभी और ज़्यादा ग्रो करेगी, तो बहुत सा निवेश देखने को मिल रहा है। देखिए, हालात ऐसे नहीं थे। हालात ये थे कि जनवरी फरवरी में हमें ऑलमोस्ट नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी थोड़ा इशू आ रहा था। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई जून से। अब जून में क्या हुआ कि लगभग हमें 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई एफपीआई के थ्रू, और अभी भी जुलाई के पहले वीक में ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी कि भारतीय गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफ़ी टाइम से काफ़ी स्टेबल रही है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दूसरी चीज़,
जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें वहां पर भी हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में। भारत के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है जो आपको ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से भी यहाँ पर लोग काफ़ी आपकी निवेश करना चाहते हैं। एंड लास्ट चीज, भारत कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। मतलब आप ये मान के चलें कि कोविड-19 के बाद से बहुत सी मेजर इकोनॉमीज में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इवन वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इवन अगर बात की जाए वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है, बट भारत में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्टेबल है। यही कारण बना है जिसकी वजह से भारत में अभी स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं विदेश से, जिसके कारण भारत में एफपीआई का फ्लो इंक्रीज हुआ है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। आज के इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।